हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विथ एसआर में। दोस्तों, गृह विज्ञान की इस सीरीज में हम आहार एवं पोषण यानी कि डाइट और न्यूट्रिशन के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में, इस पूरे सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फूड ग्रुप्स एंड फंक्शंस ऑफ फूड। ये एक ऐसा चैप्टर है आपके पूरे डाइट एंड न्यूट्रिशन का, जो कि आपके पूरे पोषण जो तत्व होते हैं, आपके पोषक तत्व, उन पे निर्भर करता है। यानी कि इस पूरे स्लाइड को अगर आप पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आपको भोज्य पदार्थों में कौन कौन से भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने हैं जिससे आपको प्रॉपर पोषक तत्व प्राप्त होगा। जैसे कि संतुलित आहार में आपने पढ़ा था कि संतुलित आहार में क्या क्या चीजें हैं कि एज के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग, फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अलग अलग आहार, अलग अलग पोषक तत्व डिपेंड करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये फूड ग्रुप्स भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को भी हम 2 पार्ट में समझेंगे। पार्ट 1 हम आज करेंगे, पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय क्या है, फूड ग्रुप होता क्या है। फूड ग्रुप को अगर हम हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं भोज्य समूह। ठीक है, भोज्य समूह को समझने से पहले आपको यह बता दें कि भोज्य समूह जो है वो यूएसडीए के द्वारा भी दिया गया है, जो कि 1954 के अराउंड दिया गया था, और आईसीएमआर के द्वारा भी दिया गया है, जिसको कि हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि फूड ग्रुप्स में क्या क्या चीजें हैं, फूड ग्रुप होता क्या है। अ फूड ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ फूड्स दैट शेयर सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ऐसे भोज्य पदार्थ या ऐसे भोज्य समूह जो एक सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी कि एक उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बराबर लेवल में होते हैं, सिमिलर वे में होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, भोज्य पदार्थ कहलाते हैं या भोज्य समूह कहलाते हैं। इनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि ये जैविक रूप से जिनका पोषण जैविक वैल्यू कम होता है, जैविक वैल्यू अधिक होता है, उनके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। Foods from the basic food group provide the nutrients essential for life and growth. इन भोज्य समूहों से हमें जो भी भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो किसके लिए आवश्यक होते हैं, हमारे लाइफ यानी कि जीवन के लिए, और ग्रोथ के लिए यानी कि हमारे वृद्धि विकास के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। These foods are also known as everyday foods. इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एवरीडे फूड्स के नाम से भी, यानी कि क्योंकि इन्हीं आहारों का हम अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में सेवन करते हैं, इसीलिए हम इसे एवरीडे फूड्स के नाम से भी जानते हैं। Each of the food groups provides a range of nutrients and all have a role in helping the body functions. ये क्या होते हैं, जो ये सभी फूड ग्रुप्स हैं, इनमें प्रॉपर कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का रेंज पाया जाता है जो हमारी बॉडी के फंक्शन में, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, उसको प्रॉपर तरीके से करने में हेल्प करते हैं। अभी फंक्शन के बारे में, यानी कि जो फूड का फंक्शन होता है, उसको भी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, इसलिए आप लोग लगातार क्लास से बने रहिएगा। इन पर्टिकुलर वेजिटेबल्स, किसकी बात कर रहा है, वेजिटेबल्स की, लेग्यूम्स यानी कि दालें एवं जो फलियां होती हैं, एंड फ्रूट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलनेस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलनेस आर एसेंशियल टू अ हेल्दी डाइट। यानी कि एक हेल्दी डाइट के लिए हमें ऐसे भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना होगा जो हमें क्या करेंगे, हमें रोगों से रक्षा करेंगे, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे, हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उनको प्रॉपर तरीके से संचालित करेंगे। यानी कि अगर शुद्ध भाषा में, मेरे कहने के अनुसार, यानी कि शॉर्ट लैंग्वेज में अगर हम समझे तो हम क्या समझ सकते हैं कि भोज्य समूह ऐसे भोज्य पदार्थों का समूह है जिसमें भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो एक हायरार्की में सेट होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। और इन भोज्य पदार्थों का हमारे आहार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिनके माध्यम से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हमारा क्या होता है, हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, हमारी जो हेल्थ की कंडीशन होती है वो अच्छी होती है, प्रॉपर होती है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है आपका। अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है ना, फूड क्लासिफिकेशन है, किसके अकॉर्डिंग है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग।
ठीक है ना। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग आपको बताते चले कि आईसीएमआर के अकॉर्डिंग आपके 5 ग्रुप्स बताए गए हैं। ठीक है, 5 फूड ग्रुप्स आपके बताए गए हैं। ठीक, नीचे से चलेंगे। सबसे पहले क्या है आपका सीरियल्स एंड ग्रेन्स। सीरियल्स एंड ग्रेन्स यानी कि जो आपके अनाज वाली चीजें हैं, अनाज हो गया या अनाज से बने हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, ठीक है, पावरोटी वगैरह हो गया, आप जो टोस्ट वगैरह रस्क खाते हैं, मैदे के ब्रेड खाते हैं, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद पल्सेस एंड लेग्यूम्स यानी कि दालें एवं फलियां। आप सभी जानते हैं कि दालें क्या है, हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही बड़ा, खासकर हमारा मिडिल जो आय वर्ग है, जो लोअर आय वर्ग है, उसके लिए दालें एवं फलियां जो है वो सबसे बड़ा प्रोटीन का सोर्स है। तो दालें एवं फलियां इसके दूसरे स्टेप में आते हैं। तीसरा है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बने भोज्य पदार्थ, मीट प्रोडक्ट्स, मीट, मछली, अंडे, ये सारी चीजें, मीट, मछली, अंडे, पोल्ट्री वाली चीजें, ये सारी चीजें क्या है आपके तीसरे स्टेप में आती है, यानी कि तीसरे कैटेगरी में। चौथे कैटेगरी में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, यानी कि फल एवं सब्जियां, ये आपके चौथे कैटेगरी में आते हैं। लास्ट कैटेगरी में हमारा क्या आता है वसा और चीनी, वसा व चीनी यानी कि फैट एंड शुगर्स। तो ध्यान दीजिएगा 5 क्राइटेरिया में है, किसके अकॉर्डिंग है, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सबसे पहले हमारे अनाज हैं, फिर दालें एवं फलियां हैं, फिर दूध है, मीट है, मछली, अंडे हैं, फिर फल एवं सब्जियां हैं, और लास्टली हमारा क्या है फैट्स एंड शुगर्स यानी कि वसा व चीनी है। अब यही आपके क्या है भोज्य समूह है, यानी कि ये एक समूह, दूसरा समूह, तीसरा, चौथा और 5वां समूह। इन्हीं 5 समूहों में से ही हमें क्या करना होता है अपने दैनिक आहार में, यानी कि जिसको हम एवरीडे फूड कहते हैं, उसमें हमें इन्हीं 5 समूहों में से आहार को चुनना होता है, और फिर हमारा जो संतुलित आहार होता है उसकी एक थाली तैयार होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या है। अभी हमने ये एक एक स्टेप्स, एक एक चीजों को समझा यहाँ पे। अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या है, उनका क्या क्या रोल है। जैसे कि आपके सीरियल और ग्रेन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेहूं है, और फिर आपके होल व्हीट जो होते हैं, आपका श्री अन्न भी है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, राई है, ये सारी चीजें क्या है आपके, ये सब अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो अनाजों के बारे में वर्णन देख लेते हैं, क्या होते हैं सीरियल्स और ग्रेन्स। सबसे पहले चीज क्या है सीरियल्स। सीरियल्स क्या है, सीरियल्स आर ग्रासेस कल्टिवेटेड फॉर द एडिबल कंपोनेंट्स ऑफ देयर ग्रेन, कंपोज्ड ऑफ द एंडोस्पर्म, जर्म एंड ब्रान। ठीक है, एंडोस्पर्म, जर्म एंड ब्रान, यानी कि सीरियल्स क्या है, जो अनाज है आपके, ये क्या है ग्रासेस होते हैं, घास के रूप में उगते हैं, और इनके जो बीज होते हैं, ध्यान दीजिएगा एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाते हैं, ये क्या है गेहूं के बीज की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को, आपने गेहूं को कभी ध्यान से देखा होगा, पढ़ते हुए चित्र भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह की 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ये 3 लेयर्स में क्या क्या है, सबसे पहला जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको हम कहते हैं ब्रान, यानी कि जो भूसी होती है ऊपरी लेयर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, ब्रान के बाद से हमारा आता है एंडोस्पर्म। ठीक है, फिर एंडोस्पर्म, ठीक है, या एम्ब्रियो भी इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा सबसे आंतरिक परत होती है, आंतरिक लेयर कह सकते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मेजरली न्यूट्रिएंट्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके सीरियल्स हैं, अनाज है। इसके बाद आते हैं सीरियल ग्रेन्स, जो बीज होते हैं, आर ग्रोन इन ग्रेटर क्वांटिटीज एंड प्रोवाइड मोर फूड एनर्जी वर्ल्ड वाइड than any other type of crop. They are therefore staple crops. ठीक है, जो सीरियल ग्रेन्स हमें क्या होते हैं वर्ल्ड वाइड एनर्जी सोर्स के रूप में जाने जाते हैं, इनसे ज्यादा एनर्जी हमें किसी और भोज्य पदार्थ से नहीं मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं स्टेपल
क्रॉप्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक टर्मिनोलॉजी है, आप इसको याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसका एक कीवर्ड हो सकता है, ग्रेटर क्वांटिटी हो सकती है, और टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि ये एक ऐसा फसल है या ऐसी एक क्रॉप होती है जो हमें एनर्जी सर्वाधिक मात्रा में प्रदान करने का काम करती है। तो ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। आप इस चित्र को भी ध्यान रखिएगा, इस चित्र में कि आपका ब्राउन लेयर जो होता है वो बाहरी लेयर होता है, फिर जर्म होता है, फिर एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो होता है। जो आंतरिक लेयर होता है वो क्या होता है आपका, एम्ब्रियो यानी कि एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्रेन्स की बात करते हैं कि ग्रेन्स अनाज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं अनाजों के। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है होल ग्रेन, जिसको हम पूर्ण अनाज के रूप में जानते हैं। रिफर टू ग्रेन्स दैट हैव ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ग्रेन सीड, जैसे कि ब्रान, जर्म एंड एंडोस्पर्म, यानी कि ऐसा अनाज जिसके सभी भागों का हम यूज करते हैं। प्रीवियस में अभी आपने देखा कि 3 भाग हैं उसके, कौन कौन से, ब्रान है, जर्म है और एंडोस्पर्म। ये तीनों ही भागों का जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, होल ग्रेन कहलाता है, यानी कि पूर्ण अनाज कहलाता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ब्राउन ब्रेड, जो हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं, राइस, मेज यानी कि मक्का, ओट्स, बार्ले और आपके मिलेट्स यानी कि ज्वार और बाजरा जो होते हैं, ये आपके होल ग्रेन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये पूर्ण अनाज के रूप में जाने जाते हैं, श्री अन्न भी इनको कहा जाता है। आपको एक चीज पता होगा कि अभी जो पेपर जिन बच्चों ने नेट का दिया होगा उन्हें पता होगा कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है। क्या कहा गया है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है। ठीक है, जिसको इन्हीं मिलेट्स को हम श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है, हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में भी किसी अन्य रूप में पूछ ले। ठीक है, तो होल ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। आप इसमें एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जहां पे आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं कि 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको हो सकता है पूछ ले ये 3 दे दे और 2 पार्ट दे दे और कोई 2 नाम दे दे, और पूछ ले आपसे कि होल ग्रेन का कौन कौन सा पार्ट है या कौन कौन सा पार्ट नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म जो है वो आपके होल ग्रेन के पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं रिफाइंड ग्रेन। रिफाइंड ग्रेन का मतलब कि जिनमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया हो। होल ग्रेन का मतलब पूर्ण रूप से आप तीनों ही पार्ट को उनके पीस करके खाने में सेवन में यूज करते हैं, और रिफाइंड ग्रेन का मतलब कि इनको प्रोसेस किया जाता है। इज प्रोसेस्ड ग्रेन when some of the dietary fiber and other important nutrients are removed। रिफाइंड सीरियल्स में या रिफाइंड ग्रेन्स में क्या होता है कि हम इसको एक प्रोसेस के माध्यम से गुजारते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड फूड के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, क्योंकि फाइबर क्या है, आउटर लेयर में पाया जाता है, जो ब्रान होता है। ठीक है ना, ब्रान में पाया जाता है, और ब्रान में ये क्या होता है, फाइबर अपसेंस हो जाता है, उसके ब्रान को निकाल दिया जाता है तो वो अपसेंस हो जाता है। तो रिफाइंड ग्रेन में आपके क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, अपसेंस हो जाते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं रिफाइंड ग्रेन्स में, जैसे कि आपके व्हाइट ब्रेड होते हैं, आपका राइस हो गया, आपके जो पास्ता यूज करते हैं आप लोग, नूडल्स यूज करते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे लिए अनहेल्दी भी होते हैं क्योंकि ये रिफाइंड रूप में होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं। जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनसे निकल जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रेन्स है, 2 टाइप के हैं, होल ग्रेन है और रिफाइंड ग्रेन है। अभी और है ग्रेन में ही, होल ग्रेन्स की ही अगर बात करें तो होल ग्रेन्स में अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी पार्ट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। होल ग्रेन्स आर अ रिच सोर्स ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। होल ग्रेन इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपके अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन, फाइबर, फैट्स यानी वसा और ऑयल्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग फॉलेट, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन एंड आयरन। यानी कि आपके जो ये अनाज होते हैं,
ध्यान दीजिएगा, होल ग्रेन की बात है यहाँ पे आपके रिफाइंड ऑयल की बात, रिफाइंड ग्रेन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ किसकी बात की जा रही है, होल ग्रेन की बात की जा रही है। तो होल ग्रेन में आपके कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड में आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो विटामिन मिनरल्स होते हैं इनकी कमी हो जाती है। तो इसमें होल ग्रेन में ये सारी ही चीजें आपकी पाई जाएंगी। इनका एक रिच सोर्स माना गया है हमारा अनाज, पूर्ण अनाज। However, when refined by the removal of the bran and germ, the remaining endosperm, सिर्फ एंडोस्पर्म से जो बनाया जाता है, इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। मैंने अभी आपको बताया ये क्या होता है, जिसमें आपके ब्रान यानी कि फाइबर को निकाल देते हैं, उसके जर्म्स को निकाल करके बनाते हैं। जब हम मैदा, खासकर अपने एक जो हम लोग डेली यूज करते हैं मैदा के रूप में, तो ये क्या होता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, जो कि एंडोस्पर्म से बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि यहाँ पे आपके अनाज में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो फॉलेट पाया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, विटामिन B9। एक चीज और बताते चले आपको कि अनाज जो है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका रिच सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो अनाज की कमी से आपको विटामिन B के सारे लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो विटामिन B9 जो है वो फॉलेट है, थायमिन आपको पता है विटामिन B1 है, राइबोफ्लोविन क्या है, विटामिन B2 है, और नियासिन क्या है, विटामिन B3 है। और आपका मिनरल क्या हो जाएगा, आयरन, क्योंकि अनाज में आपके आयरन भी पाया जाता है। इसके अलावा फाइबर का, प्रोटीन का, ये सबका सोर्स होता है। लेकिन जब हम इसके जर्म को, ठीक है, इसके ब्रान को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म का यानी कि उसके आंतरिक भाग का यूज करते हैं, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स बन जाता है एंड लैक्स द मेजॉरिटी ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। अदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, जो कि क्या है, आपके भोज्य समूह का पहला समूह होता है जिसपे हमारा पूरा का पूरा आहार निर्भर करता है। मान के चलिए मैक्सिमम आहार जो है हमारा इस पर निर्भर करता है। इसके बाद है हमारा पल्सेस एंड लिग्यूम्स। ठीक है, यहाँ देखिए पल्सेस एंड लिग्यूम्स में, पल्सेस में आपके दालें आते हैं, लिग्यूम्स में आपके जो बीज वाले फलियां होते हैं वो आते हैं, जैसे मटर हो गया, आपका राजमा हो गया, ठीक है, चना हो गया, ये सारी चीजें, उड़द हो गया, ये दाल हो गया, और सोयाबीन हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या है, पल्सेस और लिग्यूम्स के अंतर्गत आते हैं। इनको भी समझ लेते हैं कि हमें इनसे क्या प्राप्त होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमारे डेली डाइट के लिए क्यों जरूरी है। लिग्यूम्स आर द एडिबल सीड्स। एडिबल का मतलब जो चीजें खाई जाने योग्य हो। खाई जाने योग्य हो यानी कि जिनका हम सेवन करते हैं। फ्रॉम द लेग्यूमिनोज फैमिली एंड इंक्लूड ड्राइड पीज। सूखे हुए जो पीज होते हैं, मटर, बीन्स हो गए, लेंटिल्स दालें हो गई, पल्सेस भी दालें हो गई, और चिकपीस यानी कि जो आपके काबुली चना वगैरह होता है, ये सारी चीजें क्या है, ये बीज का रूप है, सीड्स का रूप है, और ये एडिबल होती है। डायरेक्ट हम इनका सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं, इनको गला के खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं। Of all foods, legumes most adequately meet the recommended dietary guideline for healthful eating। यानी कि जो legumes होते हैं ये आपके healthful eating की adequate meet करते हैं, यानी कि ये आवश्यक मात्रा है, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में डाइटरी गाइडलाइंस जो है वहां पे इसके सेवन की बात की जाती है। They are high in carbohydrate एंड डाइटरी फाइबर, मोस्टली लो इन फैट। फैट इनमें बहुत कम पाया जाता है। सप्लाई एडिक्वेट प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों के मन में ये होता है कि जो दालें होते हैं प्रोटीन के बहुत रिच सोर्स होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन के रिच सोर्स नहीं होते हैं, एडिक्वेट सोर्स होते हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो आपके नॉन वेजिटेरियन जो सोर्सेज होते हैं उनसे आपको ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, एडिक्वेट मात्रा में आपको प्रोटीन भी मिलता है, फैट इसमें नहीं होता है, व्हाइल बीइंग अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसके साथ ही साथ ये विटामिन और मिनरल्स का भी गुड सोर्स है। यानी कि मेन जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये इसमें पाए जाते हैं। पर इसमें क्या नहीं पाया जाता है, वो है आपका फैट। अब इसके बाद है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वही चीज, आपका प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। दूध को तो वैसे भी हम क्या कहते हैं, संपूर्ण आहार भी कहते हैं दूध को,
ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल्क, योगर्ट, फर्म चीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फूड्स इन दिस ग्रुप। इस फूड ग्रुप में यानी कि जो तीसरा फूड ग्रुप है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मिल्क है, योगर्ट है और चीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। द फूड्स इन दिस ग्रुप आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम। कौन सी चीजें आपको ज्यादा प्राप्त हो रही हैं, अधिक मात्रा में कैल्शियम प्राप्त हो रहा है। ये कैल्शियम का क्या है, एक्सीलेंट सोर्स यानी कि बहुत अच्छा सोर्स है। मिल्क कैरीज बी ग्रुप विटामिन। मिल्क में क्या होते हैं, बी जो विटामिन ग्रुप्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स जिनको हम कहते हैं, वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली राइबोफ्लेविन एंड विटामिन B12। B12 क्या है आपका, साइनो कोबाल अमीन। बहुत बड़ा नाम है, आप इसको 3 भाग में याद कर सकते हैं, एक है साइनो, दूसरा कोबाल और तीसरा अमीन, ठीक है ना। तो साइनो कोबाल अमीन यानी विटामिन B12 ये भी आपका इसमें पाया जाता है, और साथ ही साथ जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन A एंड D, ये भी आपके दूध में पाए जाने वाले अच्छे विटामिन होते हैं, ठीक है। यानी कि दूध जो है, दूध से बने पदार्थ जो है वो इन विटामिन का भी एक अच्छा सोर्स होते हैं। सॉरी, आगे और चीजें हैं। These foods are also a good source of fats, proteins, but low in iron। यानी कि दूध में आपके फैट तो पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, बट मिनरल्स के रूप में मिनरल्स जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं, खासकर आयरन भी जो होता है वो लो होता है। लैक्टोज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न आपका बन रहा है। लैक्टोज इज द प्रिंसिपल शुगर इन मिल्क एंड मिल्क इज द ओनली सोर्स ऑफ लैक्टोज इन नेचर। यानी कि लैक्टोज जो है वो शुगर, जब आप कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम कार्बोहाइड्रेट की एक सेपरेट क्लास लगाएंगे तो उस क्लास में आपको पता चलेगा कि लैक्टोज जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार है, मोनो होगा, डाई होगा या पॉली होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लैक्टोज किसका प्रकार है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लैक्टोज कौन सा, किस प्रकार का शुगर है या किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और इसके साथ एक चीज और जान लीजिए कि लैक्टोज जो होता है वो एक सिंगल, ठीक है ना, ओनली क्या है, सोर्स ऑफ लैक्टोज क्या है, मिल्क ही है, जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बनावटी रूप में तो बहुत है। एक चीज और बताना है आपको कि ये मिल्क शुगर तो कहलाता है, लेकिन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये हम बता देते हैं। बस आप ये बताइएगा कि लैक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो लैक्टोज जो है वो आपका क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, चिल्ड्रंस के लिए, चाइल्ड के लिए, ठीक है। चाइल्ड का जो दूध होता है, बच्चों का जो दूध होता है, उसमें लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और खासकर चाइल्ड से रिलेटेड यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, लैक्टेटिंग मदर यानी कि धात्रीवस्था की महिलाएं, उनका जो मिल्क होता है उसमें ये प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है। द लैक्टोज इनहांसेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। यानी कि आपकी आंतों में, छोटी आंत में खासकर अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण किसका, कैल्शियम और फास्फोरस का कौन बढ़ाता है, यही लैक्टोज ही बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है। इसके बाद है मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, नट्स एंड लिग्यूम्स। इसको भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक चीज आपको बताते चले कि आप जब भी नोट्स बनाइएगा अपना, ठीक है, एकेडमिक के जो बच्चे होंगे उनको छोड़ के जो भी बच्चे कंपटीशन वाले हैं वो पॉइंट वाइज शॉर्ट में बनाते चलेंगे नोट्स को। हम लोग जब रिवीजन क्लास रखेंगे तब हम लोग उसमें रिवीजन भी करेंगे और आपको बताया भी जाएगा कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग पढ़ते चलिए, चीजों को समझते चलिए, जहां डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगला है हमारा मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, नट्स एंड लेग्यूम्स। ये भी हमारा इसी कैटेगरी में आता है। देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में बहुत सारे, जब आप USDA का पढ़ेंगे फूड ग्रुप वगैरह, एक 11 समूह का फूड ग्रुप है, उसमें इसको अलग से बताया गया है, ठीक है। उसमें कई सारी चीजों को अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन ICMR के फूड ग्रुप में इन्हीं 5 फूड ग्रुप में ही इसको शामिल किया गया है। It consists of all kinds of meat, poultry, fish, eggs, nuts and nut paste such as
peanut butter, legumes and some seeds such as sunflower and sesame seeds। यानी कि क्या कह रहा है ये कि इसके अंतर्गत आपके बहुत प्रकार के जो भी पोल्ट्री यानी कि जो अंडे वाली चीजें होती हैं, मीट हो गया, मछली हो गया, इसके साथ ही साथ पीनट, आजकल पीनट बटर का बड़ा ट्रेंड है। यानी कि पीनट बटर क्या है? मूंगफली का मक्खन, ठीक है। जो पहले हम लोग व्हाइट बटर का यूज करते थे वो बहुत हानिकारक था, फैट का, कैलोरी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन वो काफी नुकसानदेह भी होता है। इसीलिए अब जो लोग डाइट मेंटेन करते हैं उनके लिए पीनट बटर क्या है? एक हेल्दी ऑप्शन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो पीनट बटर भी इसका एक अच्छा सोर्स है। लिग्यूम्स यानी कि जो दालें हो गई, फिर कुछ प्रमुख सीड्स होते हैं जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए, सूरजमुखी का तेल हो गया, फैट में जब अभी आप आगे पढ़ेंगे। सिजमे सीड्स यानी कि जो आपके राई के सीड्स वगैरह हो गए, सरसों के सीड्स हो गए, ये सारे क्या है आपके इसके अंतर्गत आते हैं, इस फूड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। द फूड्स इन दिस ग्रुप आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आयरन, नियासिन एंड विटामिन B12। किसके किसके अच्छे सोर्स हैं? गुड सोर्स है, यानी कि बहुत रिच नहीं है। गुड सोर्स किसके हैं? प्रोटीन के हैं, आयरन के हैं, नियासिन के हैं, विटामिन B12 के हैं। लेकिन ये सारी चीजें अगर सबसे रिच सोर्स की बात की जाए तो वो क्या है आपका? प्रोटीन के, ठीक है ना। ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बायोलॉजिकल वैल्यू, जो उनका जैविकीय मूल्य होता है वो क्या होता है? वो हाई होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है इनका? हाई है। इस कारण ये अच्छे सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन के। इसकी अपेक्षा जब हम दालों से कंपैरिजन करते हैं तो दाल में क्या होता है? दाल का बायोलॉजिकल वैल्यू कम होता है क्योंकि दालों में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है। चलिए, नट्स एंड सीड्स, फिर वही है आपका कुछ प्रमुख नट्स एंड सीड्स की भी बात कर लेते हैं। क्या क्या है इसमें? Nuts and seeds have been valued for their oils as much as for a food and itself. Their high content of energy, protein, vitamins and minerals make them a very nutritious foods। यानी कि जो nuts and seeds होते हैं वो भी काफी वैल्यूबल होते हैं। इनमें जो प्रमुख पोषक तत्व आपके पाए जाते हैं, एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे इसको क्या करते हैं? अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा पौष्टिक आहार बनाते हैं। The energy content of nut is mostly due to their high fat content। अब एनर्जी यहां से क्यों मिलता है? नट्स से। नट्स यानी कि जो आपके अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं, इनसे कैलोरी वैल्यू इनकी ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 3 चीजें, ध्यान दीजिएगा, कल की नहीं इसके पहले की क्लास में, कि आपका कार्बोज से भी आपको एनर्जी प्राप्त हो रहा है, आपको फैट से भी एनर्जी प्राप्त हो रहा है, कैलोरी, और आपको प्रोटीन से भी मिल रहा है, ठीक है, प्रोटीन से भी मिल रहा है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिल रहा है। यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिलेगा। सेम एज इट इज आपको अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन से भी क्या है? आपको 4 किलो कैलोरी मिलेगा। बट जैसे ही हम फैट पे आते हैं तो आपका जो कैलोरी वैल्यू होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि 1 ग्राम अगर आप फैट ले रहे हैं तो आपको 9 किलो कैलोरी मिलेगा। तो जो आपको सीड्स, नट्स से आपको जो फैट मिलता है वो आपको किस रूप में मिलता है? कैलोरी के रूप में। और ध्यान दीजिएगा कि ये कैलोरी हेल्दी होती है, यानी कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, न कि नुकसानदेह। इसके विपरीत जब हम मैदे के सोर्स का यूज करते हैं, ऑयल्स का बहुत अधिक सोर्स का यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी फैट हो जाता है। लेकिन सीड्स से, नट्स से जो हमें ऑयल मिलता है, फैट मिलता है, वो हमारे लिए हेल्दी होता है। इसके बाद कॉमन टाइप्स ऑफ नट्स इंक्लूड, अब कौन कौन से कॉमन टाइप्स के नट्स होते हैं जिनका हम दैनिक आहार में प्रयोग कर सकते हैं? आलमंड्स, बादाम हो गए आपके, वॉलनट्स, अखरोट हो गए, ब्राजील नट्स, ब्राजील के जो नट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, क्रैनबेरी वगैरह जिनको हम कहते हैं, एंड हेजल नट्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके? कुछ विदेशी भी होते हैं, अपने देसी भी होते हैं, जो हर जगह इजिली मिल जाते हैं। सनफ्लावर सीड्स, सेजमे सीड्स एंड पंपकिन सीड्स आर द मोस्ट कॉमन सीड्स ईटेन एज फूड्स। ये बहुत ही प्रमुख प्रकार के क्या है? सीड्स हैं, नट्स हैं, जिनको हम अपने दैनिक आहार में सेवन हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, और बहुत आसानी से ये अवेलेबल भी होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप हेल्दी डाइट कंटेन करना चाहते हैं तो उस तरह भी आपको ऐसी चीजों को समावेश करना चाहिए अपने आहार में जो आपको आपके क्षेत्र में इजिली अवेलेबल हो। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल सकती हैं। अब आते हैं हमारे अगले फूड ग्रुप में,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे क्या है आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंतर्गत आते हैं। पहले फ्रूट्स देखते हैं कि फ्रूट्स क्या क्या है, फ्रूट्स का क्या रोल होता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें फ्रूट से प्राप्त होते हैं, फ्रूट से, फलों से। फ्रूट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन सी एंड फॉलेट, फॉलेट यानी कि विटामिन B9, कैरोटीनॉइड्स एज वेल यूजफुल अमाउंट ऑफ पोटेशियम, यानी कि विटामिन सी आपको मिलता है फ्रूट से, खट्टे फलों से। फॉलेट मिलता है B9, यानी कि जब आप अनार वगैरह का सेवन करते हैं तो आपको आयरन भी मिलता है और विटामिन B9 फॉलेट भी मिलता है। कैरोटीनॉइड्स यानी कि जो आपके एक विटामिन ए का सोर्स है, इसका है विटामिन ए का नाम है, साइंटिफिक नेम है उसका, ठीक है, ये भी, और पोटेशियम भी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी देता है, पर्टिकुलर नेचुरल शुगर्स एंड फाइबर स्पेशली इन द एडिबल स्किन्स। एडिबल स्किन्स यानी कि जब आप आम वगैरह का सेवन करते हैं, ठीक है, आम खाते हैं तो आप देखे होंगे कि आम का जो गुदा होता है वो क्या होता है, वो आपके फाइबर का और आपका जो नेचुरल शुगर होता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, इसका रिच सोर्स माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम फल, कोई भी फल खाते हैं, सेब हो गया, उसकी स्किन खाते हैं तो उसमें भी हमें फाइबर मिलता है। द शुगर दैट मेक्स देम स्वीट प्रोवाइड्स एनर्जी, अब यही शुगर क्या करते हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का भी अच्छा सोर्स माने जाते हैं। ये फ्रूट्स हैं आपके, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, आज की क्लास में आपने फूड ग्रुप देखा कि ICMR के अकॉर्डिंग 5 फूड ग्रुप्स बताए गए हैं आपके। सीरियल्स हैं यानी कि अनाज है, अनाज से बने हुए भोज्य पदार्थ हैं, आपके दालें एवं फलियां हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है आपके, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमने फूड पढ़ा। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो पार्ट 2 में हम देखेंगे, और उसके साथ ही साथ अगले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो क्या है, फूड के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और पार्ट 2 के लिए वेट जरूर करिएगा।